Dear friends, I warmly welcome you all to your today's class. जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर कुछ जनरल एंट्रीज को डिस्कस किया था पीरियोडिक सिस्टम के हवाले से कि जब हम पीरियोडिक सिस्टम को यूज़ करते हुए अपनी इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या एंट्रीज जो है वो पास करते हैं। हमने इसकी मदद से परचेज की एंट्रीज भी पास करना सीखी थी। इसी तरह हमने परचेजेस रिटर्न की एंट्रीज भी पास करना सीखी थी। हमने सेल्स की एंट्रीज भी पास करना सीखी थी और हमने सेल्स रिटर्न की एंट्रीज भी पास करना सीखी थी। और हमने ये भी देखा था कि अगर इन ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं तो डिस्काउंट्स को हमने इन्वेंट्री की परचेज या सेल या परचेजेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न के केस में किस तरीके से डील करना है। पीरियोडिक सिस्टम के हवाले से चूंकि हमने सारी एंट्री समझ ली, अब हम परपेचुअल सिस्टम के हिसाब से जो है वो इन्वेंट्रीज को समझेंगे। ठीक है। और पीरियोडिक सिस्टम में और परपेचुअल सिस्टम में जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंसेस हैं, वहाँ पर एक मेजर डिफरेंस क्या है, मैं दोबारा से याद दिला देता हूँ कि परपेचुअल सिस्टम के अंदर हम स्टॉक की जितनी भी रिसीट्स होती हैं वो तो रिकॉर्ड करते ही करते हैं और ये काम जो है आपके पीरियोडिक सिस्टम में भी होता है। लेकिन परपेचुअल सिस्टम के अंदर स्टॉक रिसीट्स के साथ साथ जितने भी हमारे स्टॉक के इश्यूज होते हैं हमने इन इश्यूज को भी रिकॉर्ड करना होता है और ये चीज पीरियोडिक सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं होती। पीरियोडिक सिस्टम में हम सिर्फ स्टॉक रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन स्टॉक आउट्स को यानी कि स्टॉक के जो इश्यूज होते हैं, चाहे वो लॉस की वजह से हो, चाहे वो सेल की वजह से हो, चाहे वो किसी भी वजह से आपके स्टॉक में जो भी कमी आ रही हो, किसी भी वजह से आ रही हो, तो हम उसको डिस्कस नहीं करते। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जो है परचेज की एंट्री सीखते हैं कि परपेचुअल सिस्टम में जब हमने कोई आइटम परचेज करना होता है तो उसकी एंट्री किस तरीके से पास की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले एंट्री जब परचेज की होती है तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम एंट्री पास करते हैं और वो एंट्री क्या होती होगी। हम यहाँ पर इन्वेंट्रीज का अकाउंट यूज करते हैं या हम स्टॉक का अकाउंट यूज करते हैं। और चूंकि ये हमारा करंट एसेट होता है तो जब हम इसको परचेज करते हैं तो हमारा इन्वेंट्री या स्टॉक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अमाउंट जिससे हमने वो स्टॉक खरीदा है, और ये बेसिकली इसकी कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर आपने कैश के अगेंस्ट ये चीज परचेज की है इन्वेंट्री, या अगर आपने अकाउंट पे परचेज की है, तो उस सूरत में अकाउंट पेबल जो है वो क्रेडिट हो जाता है। कैश क्रेडिट होने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली आपका कैश जो है वो रिड्यूस हुआ है, और अगर आपने अकाउंट पेबल को क्रेडिट किया है तो इसका ऑब्वियसली मतलब ये है कि आपने ये चीज क्रेडिट के ऊपर परचेज की है, जिससे आपकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर हम नरेशन लिख देते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम इसको हमने स्टॉक खरीदा लेकिन हमें ये स्टॉक वापस करना पड़ गया ड्यू टू एनी रीजन, तो उस सूरत में हम क्या एंट्री जो है वो पास करते हैं। इस सूरत में हम ये एंट्री पास करते हैं कि हम अपने कैश को डेबिट कर देते हैं या अकाउंट पेबल को डेबिट कर देते हैं। उसी अमाउंट से जितनी अमाउंट हमने पे कर दी थी या पे करनी थी, और दूसरे नंबर पे हम जो है अपने स्टॉक अकाउंट को या इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। आप लोगों को याद होगा तो जब हम परपेचुअल सिस्टम पीरियोडिक सिस्टम की जब हमने एंट्री देखी थी तो वहां पर हम परचेजेस रिटर्न का अकाउंट यूज करते थे, क्योंकि हम डायरेक्ट परचेजेस में से रिडक्शन नहीं करते। लेकिन जब हम परपेचुअल सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम के अंदर हम जितने भी इश्यूज होते हैं इन्वेंट्री के, चाहे वो परचेजेस रिटर्न की सूरत में ही क्यों ना हो, तो हम उनको डायरेक्ट इन्वेंट्री अकाउंट से माइनस कर देते हैं। और इन्वेंट्री अकाउंट जब क्रेडिट हो रहा होता है तो उसका ये मतलब है कि इन्वेंट्री आप रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप परचेजेस रिटर्न ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी परचेजेस रिटर्न का अकाउंट जो है वो यूज हो सकता है कि आप यहाँ पर जो है स्टॉक या इन्वेंट्री को माइनस करने के बजाय परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट कर दें। लेकिन उसके बाद फिर आप लोगों को एक और एंट्री करनी पड़ेगी, और वो क्या करनी पड़ेगी कि फिर आपको ये परचेजेस रिटर्न डेबिट करके अल्टीमेटली स्टॉक अकाउंट को दोबारा क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसकी भी जो एंट्री आपकी बन जाएगी, जो फाइनल एंट्री आपकी बनेगी,
वो इन दोनों के इफेक्ट के कैंसिल होने के बाद बनेगी। ये एंट्री और ये एंट्री आपस में कैंसिल हो जाएंगी और अल्टीमेटली जो एंट्री बनेगी वही बनेगी कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और स्टॉक और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम डायरेक्टली जो है वो एक ही एंट्री पास करते हैं और वो एंट्री जो है हम इसकी डायरेक्टली स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करने से परचेजेस रिटर्न की एंट्री जो है वो पास करते हैं। यहां पर जब टेक्निकलिटी आती है तो टेक्निकलिटी आती है जब हमने इन्वेंट्री अपनी सेल करनी होती है। अब जब यहां पर हम इन्वेंट्री अपनी सेल करते हैं, रिकॉर्डिंग परचेजेस रिटर्न, जब हम अपनी इन्वेंट्री सेल करते हैं तो यहां पर जो हमारी एंट्रीज हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और डिफरेंस कैसे आता है, इसमें हमारी थोड़ी सी एंट्रीज की जो तादाद है वो इंक्रीज हो जाती है। और वो कैसे, इसको अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोगों को पता है कि जब भी हम अपनी इन्वेंट्री सेल करते हैं तो ऑब्वियसली या तो उसके अगेंस्ट हमारा कैश इंक्रीज हो रहा होता है अगर हमने कैश सेल की है, और अगर हमने क्रेडिट सेल की है तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो जनरेट हो रहा होता है। पहली एंट्री तो यही पास की जाती है। हम क्या करते हैं, हमने एंट्री पास करनी है कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल या कैश अकाउंट, दोनों में से कोई एक अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सेल, ये डेबिट हो जाता है और ये एंट्री पास की जाती है सेल प्राइस के ऊपर, कि जिस प्राइस के ऊपर आपने इन्वेंट्री को सेल किया है उस प्राइस के ऊपर आपने उस अमाउंट से जो है ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है। और दूसरी एंट्री जो है वो क्या होगी, ऑब्वियसली आपका सेल्स रेवेन्यू जो है इससे इंक्रीज हुआ है, लिहाजा आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं बाय द सेम अमाउंट। ये जो मैं एक्स 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 लिख रहा हूं तो ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल अमाउंट आप समझ लें, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई फिगर नहीं लिख रहा, लिहाजा मैं यहाँ पर इसको इस चीज से जो है इन अल्फाबेट से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, पीरियोडिक सिस्टम में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सेल की सिर्फ और सिर्फ एक यही एंट्री पास की थी। लेकिन हम परपेचुअल सिस्टम की बात करते हैं तो परपेचुअल सिस्टम में क्योंकि हमने साथ स्टॉक आउट भी रिकॉर्ड करना है, जब हम सेल करते हैं अपनी इन्वेंट्री तो ऑब्वियसली हमारा इन्वेंट्री लेवल जो है उसमें एक मूवमेंट आती है, डाउनवर्ड मूवमेंट आती है। जितने अमाउंट ऑफ गुड्स हमने सेल किए हैं उतनी अमाउंट से हमारा स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसकी रिडक्शन भी हम लोगों ने अपने पास रिकॉर्ड करनी होती है। तो पीरियोडिक सिस्टम में क्योंकि हम स्टॉक इश्यूज या स्टॉक आउट को रिकॉर्ड नहीं करते, वहां पर हमें इस चीज को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है वो परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहा है तो उस सूरत में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमेशा अपने स्टॉक आउट को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड स्टॉक हम जो एंट्री पास करते हैं, एक एंट्री तो हमें पता है कि स्टॉक कम हो रहा है तो आपका जो स्टॉक अकाउंट है या इन्वेंट्री अकाउंट है उसको क्रेडिट होना चाहिए। तो जो दूसरी एंट्री है वो क्या होती है, वो हम करते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देते हैं। आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को आप डेबिट कर देते हैं और अपने इन्वेंट्री अकाउंट को या अपने स्टॉक अकाउंट को आप क्या करते हैं, आप उसको क्रेडिट कर देते हैं। और ये जो एंट्री पास की जाती है, ये एंट्री पास की जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस यानी कि वो अमाउंट जिस अमाउंट को आपने पे किया और वो इन्वेंट्री खरीदी थी एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज। यानी कि ये जो हम कॉस्ट ऑफ सेल बुक कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज द यूज ऑफ दैट इन्वेंट्री। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी एसेट के यूजेज को हम एक्सपेंस कहते हैं। और इन्वेंट्री का यूज क्योंकि ये होता है कि हमने इसको सेल करना होता है, या तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, अगर रॉ मटेरियल है तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन अदर केस जो भी उस इन्वेंट्री का इंटेंडेड यूज है, जब वो इन्वेंट्री उस यूजेज को पूरा कर देती है तो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट को, जिसको हमने इनिशियली एट द टाइम ऑफ परचेज अपने पास करंट एसेट रिकॉर्ड किया था, अब हम क्या करते हैं कि उस इन्वेंट्री की जिसको हम यूज कर चुके हैं, चाहे हमने उसको सेल कर दिया जैसा कि इस एग्जांपल में हम कर रहे हैं, या चाहे अगर हमने उसको एज ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हम थे तो अगर हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर लिया, तो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट को हम अपना एक एक्सपेंस बना देते हैं और इस एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल कहा जाता है। और अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, ये हमारी जब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे होते हैं तो हमारी सेल्स की वैल्यू में से लेस होकर हमें ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर देती है। यहां तक उम्मीद है कि सबको बात जो है वो क्लियर आ गई होगी। ठीक है समझ। तो ये दो एंट्रीज जो है ये पास की जाती हैं पीरियड परपेचुअल सिस्टम में एट द टाइम ऑफ सेल। एक एंट्री सेलिंग प्राइस के ऊपर हम पास करते हैं और वो होती है अकाउंट रिसीवेबल
या कैश, दोनों में से कोई एक अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं बाय सेलिंग प्राइस, और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड रेवेन्यू। वेयरएज अगर हम हाँ, और मतलब सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए, और दूसरी एंट्री जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, और इन्वेंट्री का जो लेवल में कमी आई है उस इन्वेंट्री की कमी को रिकॉर्ड करने के लिए। बात आ रही है समझ में? तो ये जो है एक बुनियादी डिफरेंस है पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम की सेल्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पर क्योंकि हमने सेल्स का जिक्र किया है तो सेल्स रिटर्न का जिक्र करना भी जरूरी है। जब हम सेल रिटर्न कर देते हैं, यानी कि हम नहीं सेल रिटर्न करते, हमारा जो कस्टमर है जिसको हमने चीजें बेची थी, वो कस्टमर जो है वो हमारी कुछ चीजें जिसको हमने उसको बेचा था वो रिटर्न कर देता है। तो वो चीज जो है उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं उसका तरीका भी सुन लीजिए। अब क्योंकि हमारी सेल्स हमें रिटर्न हुई है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी सेल्स की जो वैल्यू हमने बुक की थी उसको कम करना चाहिए। यानी कि पहले हमने सेल्स को क्रेडिट किया था तो अब हमें सेल्स को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में बात बताई थी कि सेल्स को हम कभी भी डायरेक्टली डेबिट नहीं करते, लिहाजा यहां पर हम एक अकाउंट यूज करते हैं सेल्स रिटर्न का। हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ये अमाउंट क्या होगी, ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से हमने सेल रिटर्न को डेबिट कर देना है, और सेलिंग प्राइस उन गुड्स की जो गुड्स हमें वापस हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पर ऑब्वियसली अगर हमें कैश मिल गया था अपने कस्टमर से तो कैश अकाउंट को, वरना अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करने का मतलब ये हुआ कि ये वो पैसे थे जो हमें मिलने थे, हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किए हुए थे, लेकिन चूंकि जिस ट्रांजैक्शन की वजह से रिसीवेबल जनरेट हुआ था अब वो गुड्स ही हमें वापस हो गए हैं, तो लिहाजा ये रिसीवेबल भी हम इसके हकदार नहीं है, लिहाजा इस अकाउंट रिसीवेबल को भी हमने क्रेडिट करके अपने बुक से इसका इफेक्ट खत्म कर दिया। अब आपको याद होगा कि जब हमने सेल किया था, ये गुड्स सेल किए थे, तब हमने दो एंट्रीज रिकॉर्ड की थी। एक एंट्री में हमने सेल को रिकॉर्ड किया था जो कि आपके सामने है, और जो दूसरी एंट्री थी उस दूसरी एंट्री के अंदर हमने क्या किया था, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड किया था। अब क्योंकि हमारी सेल ही वापस हो गई है तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इसको भी हमें रिवर्स करना चाहिए। तो इसके रिवर्सल के लिए हम जो एंट्री पास करते हैं वो इस इन्वेंट्री का उलट होती है, और वो क्या होता है, हम अपने इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। और इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करने का क्या मकसद, इन्वेंट्री अकाउंट को इसलिए डेबिट करते हैं कि जो गुड्स हमने अपने इन्वेंट्री अकाउंट से खारिज किए थे हम उन गुड्स को दोबारा से अपनी इन्वेंट्री के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो जब वो निकले थे तो तब हमने अपने इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब चूंकि वो वापस आ गए हैं लिहाजा हम क्या करेंगे, अपने इन्वेंट्री अकाउंट को वापस डेबिट कर देंगे। और दूसरे नंबर पर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो रिकॉर्ड की थी डेबिट में। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। जब ये इंक्रीज होता है, और इसकी इंक्रीज की वजह यही होती है कि हमने इन्वेंट्री को सेल किया, तो जब ये इसमें कमी वापस हुई, यानी कि कमी वाकई हुई, यानी कि जब हमें हमारी सेल वापस हो गई, सेल रिटर्न हो गई, तो तब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और इसको क्रेडिट करने का मतलब ये है कि हमने अपने एक्सपेंस में कमी कर दी है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंट्री पास होगी ये किस अमाउंट से पास होगी, अगेन ये कॉस्ट प्राइस से पास होगी। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप सबको बातें जो हैं वो क्लियर हैं। तो जनाब हमने पढ़ लिया कि ये जो हमारा परपेचुअल सिस्टम है इसमें हमने जब इन्वेंट्री परचेज करनी है तब कैसे हमने इसकी अकाउंटिंग करनी है, कैसे इसको रिकॉर्ड करना है, और जब हमें ये इन्वेंट्री जो है वो हम परचेजेस रिटर्न हम कर देते हैं कि खरीदी हुई इन्वेंट्री अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं, तो उस सूरत में क्या एंट्री करनी है वो भी हमने देख ली। इसी तरीके से जब हम सेल करते हैं और जब हमारी सेल जो हमने की थी वो वापस हो जाती है तो उस सूरत में क्या एंट्रीज जो है वो पास होती हैं, वो एंट्रीज भी हमने अच्छे तरीके से समझनी। तो अब रहेगी पांचवी चीज डिस्काउंट के हवाले से। तो डिस्काउंट की एंट्रीज को मैं यहाँ दोबारा इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि जो डिस्काउंट की एंट्रीज हैं वो वैसे ही पास की जाती हैं जैसे कि हम पीरियोडिक सिस्टम में करते हैं। लिहाजा हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो हमने अपने पिछले लेक्चर में जो है वो अटेम्प्ट किया था। पहले हमने पीरियोडिक सिस्टम के हवाले से उसको अटेम्प्ट किया था, अब हम उसको परपेचुअल सिस्टम के हवाले से जो है वो अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमें परपेचुअल सिस्टम की एंट्रीज पास करने में भी कोई इशू ना रहे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, और उसी क्वेश्चन को करते हुए हमें डिस्काउंट की एंट्री की भी समझ में आ जाएगी कि परपेचुअल सिस्टम में उसको कैसे करते हैं।
तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम जो है परपेचुअल सिस्टम के तहत इसकी जो है वो जनरल एंट्रीज हम पास करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम सीरियल नंबर 1 लिखेंगे। ये परचेज ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर इसके साथ हमने क्या लिखना है, इसका डेट लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, 2000 यूनिट्स इन्वेंट्री के हमने परचेज किए हैं और परचेज भी हमने क्रेडिट के ऊपर किए हैं। तो उस सूरत में हमें डिस्काउंट भी जो है इसके अंदर 2000 का ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। तो हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अब यहाँ पर पहले हमने पीरियोडिक सिस्टम में जब थे तो हमने अपना परचेजेस अकाउंट जो है वो डेबिट किया था, लेकिन यहाँ पर हम अपना स्टॉक अकाउंट या इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से? हमने 2000 यूनिट्स जो है वो परचेज किए हैं और उनकी जो एक यूनिट की कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है और इसके ऊपर हमें ओवरऑल 2000 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। तो इस अमाउंट से 198,000 की अमाउंट से हमने क्या करना है कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। और अब चूंकि ये हमारा क्रेडिट के ऊपर हमने परचेज किया है, लिहाजा जो दूसरा अकाउंट इसके अंदर यूज होगा वो हमारा अकाउंट पेबल का अकाउंट है और ये क्रेडिट हो जाएगा। और किस अमाउंट से क्रेडिट होगा? 198,000 की अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो हमारी जो दूसरी ट्रांजैक्शन आई है कि उसके ऊपर चलते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन जो है, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, इसमें हमारी एक कैश डिस्काउंट की जो है वो एंट्री थी। एंट्री कुछ भी नहीं थी, दरअसल ये एक कंफ्यूजन थी जो कि हमने डाली हुई थी क्वेश्चन के अंदर। और वो वजह ये थी कि स्टूडेंट्स को पता चले कि जब उन्होंने एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में जब वो पेपर में अपेयर होंगे तो उन्होंने सीरियल नंबर वही लिखना है जो ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट लिखा होगा। अब सीरियल नंबर 2 यानी कि 2 जनवरी 2020 की जो यहाँ पर उन्होंने वो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि सप्लायर ने हमें एक ऑफर दी थी कि अगर हम 10 दिन के अंदर कंप्लीट पेमेंट कर देते हैं तो हमें 5% डिस्काउंट देगा। अगर हम 10 दिन के बाद यानी कि 20 दिन बाद जो है अगर हम पेमेंट करते हैं, जो कि शायद हो सकता है कि हमारा पेमेंट टर्म जो डिसाइड हुई थी उस वेंडर के साथ वो 20 दिन ही की थी, तो अगर हम अपनी नॉर्मल उसके ऊपर पे करेंगे तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब 6 जनवरी जो आपको सीरियल नंबर 3 के अंदर नजर आ रहा होगा, ये 6 जनवरी 2020 की जो ट्रांजैक्शन दी हुई है उसमें हमने क्या किया है कि फुल सेटलमेंट हमने कर दी है 1 जनवरी को जो परचेज की थी, यानी कि हमने अपने सप्लायर की इस टर्म को उसके ऊपर अग्री कर लिया है, यानी कि हम कैश डिस्काउंट अवेल करने के लिए तैयार हैं। तो उस सूरत में क्या होगा जनाब, सिंपल सी एंट्री है। यहाँ पर आप लिखेंगे डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स के अंदर क्योंकि आप अकाउंट पेबल आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आप सारी की सारी आपकी जो लायबिलिटी है वो वेव ऑफ होने वाली है। लेकिन ये किस अमाउंट से होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अकाउंट पेबल 198,000 से जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आपने कैश कितना पे किया है? कैश आपने 198,000 का 95% पे किया है, क्योंकि 5% तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, 198,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.95 से, ताकि 5% का डिस्काउंट जो है वो इसके अंदर आप नेट करके इसकी एंट्री जो है वो पास कर सकें। और एक तीसरी एंट्री आप यहाँ पर पास करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड की। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है इसकी नेचर आपकी अदर इनकम की होती है, लिहाजा इसको भी हम एज अ क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। और इसको आप जो है 5% से 198,000 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये डिस्काउंट रिसीव्ड की अमाउंट आ जाएगी। ये आपकी जो सीरियल नंबर 3 की जनरल एंट्री थी 6 जनवरी 2020 की, वो पास हो गई है। उसके बाद हम आते हैं जो हमारा सीरियल नंबर 4 पे ट्रांजैक्शन है, वो मेरे ख्याल सेल से मुताल्लिक है। यहाँ पर आपने इसकी डेट लिखी। अब सेल किस तरह है जनाब के, लिखा हुआ है सोल्ड 500 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री एट ₹175 पर यूनिट। 25% amount is received upfront while the rest of the amount will be received after 30 days। यानी कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसकी 25% जो है वो कैश सेल है और 75% जो अमाउंट है वो हमारा रिसीवेबल जनरेट होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस वक्त तक कोई भी हमने डिस्काउंट की बात नहीं की, वो अगले उसमें आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंपल जो है वो पास करनी है एंट्री, किस चीज की, हमने सेल की एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि जब भी हमने सेल रिकॉर्ड करनी होती है तो जितनी अमाउंट से हमारा कैश डेबिट हो रहा है हमने उसको डेबिट कर लेना होता है। अब हमारा कैश जो है कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है,
500 यूनिट्स हमने बेचे हैं, सेलिंग प्राइस थी 175 की, और उसका जो 25% है वो बेसिकली कैश सेल है, यानी कि टोटल 21,875 रुपए की हमारी कैश सेल है। जो इसकी बकाया रकम है वो हमने अकाउंट रिसीवेबल के अंदर रिकॉर्ड करनी है, और वो आप किस तरह से करेंगे, आप 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 175 से, जो कि आपके सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, और उसके बाद उसको 75% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी क्रेडिट सेल की। उसके बाद आपने सेल्स अकाउंट को इस टोटल अमाउंट से क्रेडिट कर देना, क्योंकि टोटल सेल आपकी जो होती है वो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल होती है। अब इसको आप डबल चेक अगर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इसके नीचे वाली जो इसमें आप देखेंगे, सेल में देखेंगे, तो आप 500 को मल्टीप्लाई करके देख लें 175 से, तो आंसर हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारी एंट्री थी ये भी हमने इसको अच्छे तरीके से पास कर लिया। लेकिन क्या ये एंट्री कंप्लीट हो गई है? नहीं, अभी हमें मजीद एंट्रियां जो है वो पास करनी है, और वो कौन सी एंट्रियां पास करनी है, वो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करना है। अब वो किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे, अभी हम उस चीज को देखते हैं। यहां पर आपने कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर देना है, कितने से, 500 यूनिट्स आपने जो है वो बेचे हैं, और इनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, अगर आप पहली ट्रांजैक्शन में देखें तो इनकी कॉस्ट प्राइस थी, आप बल्कि 198,000, यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग किस लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो प्राइस पर यूनिट दी हुई है ना, वो कितनी है, 100 रुपीज पर यूनिट। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं इस कलर से, ग्रीन कलर से, आप लोग इसको जो है वो देखें अच्छे तरीके से। यहां पर हमें जो लिखा हुआ था वो दिया हुआ था कि हमने 2000 यूनिट्स परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर यूनिट, लेकिन इस अमाउंट पर हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला था। यानी कि अगर हम 100 रुपीज को यूज करेंगे, 100 रुपीज पर यूनिट का रेट यूज करेंगे, तो वो रेट फॉल्टी होगा, हमारा जो एंट्री है वो गलत अमाउंट से पास होगी। तो इसके लिए तरीका क्या है कि हमने जो कॉस्ट पे की है यहाँ पर वो कितनी है, जितने अमाउंट से हमने अपने उसको डेबिट किया था अपने स्टॉक को, 198,000 के अमाउंट से, और हमने कितने गुड्स खरीदे थे, 2000 यूनिट्स खरीदे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गई, इसको हम यहां पर इस सेल के अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं। 198,000 को आप डिवाइड कर दें 2000 से, तो आपके पास 99 रुपीज जो है वो आ रहे हैं, यानी कि 1 रुपए का हमें फर्क पड़ गया। तो 99 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 99, और यहां पर हम इक्वल टू लिखना जी, और अपने स्टॉक अकाउंट को भी आपने क्या करना है कि इस अमाउंट से क्रेडिट कर देना है। तो ये जो आपकी सेल की अमाउंट है, जो सेल की आपकी एंट्री है, ये जबरदस्त तरीके से पास हो चुकी है, और इस एंट्री के आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे पेपर में। इस तरह की जो भी एंट्री जो है वो आपने पास की।